नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की है, जिसमें लद्दाख के समग्र विकास, जन कल्याण और रणनीतिक जरूरतों पर विस्तृत चर्चा हुई है। बैठक के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी, पर्यटन को बढ़ावा देने और समावेशी विकास पर खास तौर पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री को सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर सुधारने के लिए चल रही योजनाओं और भविष्य की रूपरेखा से अवगत करवाया गया है। पर्यटन विकास, युवाओं के लिए रोजगार अवसर, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास को भी प्राथमिक फोकस बताया गया है। प्रधानमंत्री ने लद्दाख की अगर बात की जाए तो उनके संतुलित और स्थायी विकास के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को दोहराया है। में शिक्षकों के एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर यूटी की शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने विशेष रूप से भाग लिया। सम्मेलन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे। स्टेटहुड से जुड़े सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ये कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने ये भी कहा कि वे पहले भी राज्य सरकार में मंत्री रह चुकी है, लेकिन यूटी में काम करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। इस दौरान उन्होंने शिक्षा से जुड़े कई बिंदुओं पर भी अपने विचार साझा किए। देखिए, जब से सरकार बनी है, जिस सरकार की क़ियादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, इस सरकार के दौरान हमारा यही मकसद है कि हम लोगों के बीच में जाए, क्योंकि हमें लोगों ने इलेक्ट होके भेजा है। हम कोई सिलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है। लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने एतमाद दिया है और हमारी कोशिश है कि लोगों के बीच में पहुँचे और लोगों की बात सुने, सिर्फ सुने ही नहीं, उसका इजाला भी कर सके। और यही हमने किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट में दूर दराज इलाकों के जो हॉस्पिटल है, जो बुरी कंडीशन में थे, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत मुश्किलें थी, बहुत परेशानियां थी। डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूशंस हेडलेस थे, डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स नहीं थे, डीपीसीज नहीं हुए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आज हमें लगता है कि दिखाई दे रहा है कि सरकार ने जो काम किया है, जो इम्प्रूवमेंट की है, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, चाहे सोशल वेलफेयर हो, और जो बाकी डिपार्टमेंट्स पीवी भी हो, आरएन भी हो, आज अल्लाह का शुक्र है कि हर डिपार्टमेंट एक ट्रैक पे आया हुआ है और हर काम जो है वो सिस्टमेटिक चल रहा है। देखिए, स्टेटहुड और यूटी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं 30 साल इस सिस्टम में रही हूँ, 24 साल मैंने ज़्यादातर मिनिस्टर रही हूँ। मैं यूटी में भी रही हूँ, डिप्टी मिनिस्टर रही हूँ, एमओएस रही हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर रही हूँ सोशल वेलफेयर की, आज फिर कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। लेकिन जितना डिफ़िकल्ट आज काम करना है, उतना पहले एज डिप्टी मिनिस्टर भी, जब मेरी स्टार्टिंग में मेरा कैरियर था, तब भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। जितना आज डिफ़िकल्ट है काम करना, उतना डिफ़िकल्ट स्टेट में नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज यूटी में काम करना मुश्किल है। जो आपके पावर जो हैं वो कम किए गए हैं, उतने पावर नहीं है जितने स्टेट में हुआ करते थे। तो मुश्किल तो है, उसमें कोई दो राय नहीं। सेंटर हमारे पास जम्मू कश्मीर में 28,000 के करीब है। ये 28,000 कब लगे, कब इनकी सेंक्शन आई हैं, वो शुरू में कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब 96 में मिनिस्टर बने, उस वक्त उन्होंने ये ICDS प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाए, हेल्पर वर्कर लगवाए। उसके बाद 8 से 14 तक जो मैं सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थी, मैंने लगभग 1,000-1,500 सेंटर जो है उनकी अप्रूवल लाई। जो दिल्ली में सरकार थी, जो उनकी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थी मैडम, वहाँ पे उनसे ये सेंक्शन करवाए थे, वो सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 2015 या 14 के बाद जब से हमारी सरकार गई, आज तक एक भी नए ICDS सेंटर में अप्रूवल नहीं आई है। कोई भी कोई ये जो एडजस्टमेंट थी वो पेंडिंग थी, एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला गया था कोर्ट केस की वजह से, या पहले जो सेंटर सेंक्शन है वो पेंडिंग थे। अब मैंने डायरेक्शन दिया है डिपार्टमेंट को, जो ऑलरेडी अप्रूव्ड सेंक्शन सेंटर्स हैं उनका एडवर्टाइजमेंट निकले, ताकि जिनका मेरिट हो वो उसमें अप्लाई कर सके, उनको ये रोज़गार मिल सके।
ताजा बर्फबारी के बीच प्रशासन ने ऐतिहासिक मुगल रोड को एहतियातन यातायात के लिए बंद कर दिया है। इस बीच जानकारी के मुताबिक पीर की गली और आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है, जिससे फिसलन और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने किसी भी वाहन को कश्मीर घाटी की ओर जाने की अनुमति नहीं दी है। संबंधित विभाग हालात पर नजर बनाए हुए हैं और मौसम सुधरने के बाद ही सड़क को दोबारा खोलने पर फैसला लिया जाएगा। लोगों से अपील है कि प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक यात्रा से जरूर बचें। बात करेंगे मौसम के हवाले से, तो मौसम में तब्दीली तो आई है और तारीखी मुगल शाहरा की बात करेंगे। तारीखी मुगल शाहरा ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए अभी जो है बंद कर दिया गया। खराब मौसम की वजह से पीर पंजाल के अपर रीचेस में स्नोफॉल होने की वजह से जो है तारीखी मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। पीर गली के मकाम पे हैवी स्नोफॉल अभी जो शुरू हो चुकी है, जिसको लेके तारीखी मुगल शाहरा ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है, इस शाहरा पर विजिट करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें। मैं आकाश मलिक, गुलिस्तान न्यूज, सुरनकोट। जम्मू में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे को लेकर भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पुरानी मंडी क्षेत्र में विधायक युद्धवीर सेठी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच इस दौरान विधायक युद्धवीर सेठी ने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला ने जनता से 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन सरकार अब तक अपने वादे से पीछे हटती दिख रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों को 24 घंटे निर्बाध बिजली तक उपलब्ध नहीं हो रही है। ऐसे में सरकार को तत्काल अपने वादे पर अमल करना चाहिए। ये तमाम बातें युद्धवीर सेठी ने कही हैं। इसी के साथ अब बात करेंगे पुंछ की, जहां पुंछ के सीमावर्ती जिले में पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई हुई है और ये बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे करीब 310 लोगों की पहचान की है जो पाकिस्तान और पीओजेके से बैठकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में, घुसपैठ में मदद, नशीले पदार्थों की तस्करी और युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने जैसे कामों में शामिल है। इनमें से अधिकतर लोग मेंढर, सुरनकोट और सब्जियां इलाके के हैं और एजेंसियों ने न सिर्फ इनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा लिए हैं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी संपत्तियों को भी अटैच करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच और सख्त कार्रवाई के साथ जारी है। 310 जो मिलिटेंट्स हैं वो लगातार वहां से हिंदुस्तान के खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं, उनके खिलाफ यहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कमान कसी है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते में दर्जन से ज्यादा मिलिटेंट्स की या जो मिलिटेंट्स के लिंक में लोग हैं उनकी प्रॉपर्टीज को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अटैच किया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बात करें, सावजिया मंडी, सुरनकोट और मेंढर में भी जो है वो लोग जो टेरर लिंक हैं उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है। लगातार जराये के हवाले से ये खबर आ रही है कि 310 लोगों की शिनाख्त की गई है कि जो टेरर के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो नारकोटिक्स या इन्फिल्ट्रेशन या आर्म्स एम्युनिशन की डीलिंग में मुलविस हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में ये कार्रवाई जो है वो बढ़ाई जा सकती है। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि 310 जिन लोगों की शिनाख्त की गई है जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ से ताल्लुक रखते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तारिल काज़मी, गुलिस्तान न्यूज, मेंढर। जम्मू में डीसी के आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई तेज हो गई है। बाहुफोर्ट थाने में 2 मकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों आरोपी नरवाल क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन्होंने अपने किराएदारों की पुलिस वेरिफिकेशन नहीं की थी। जम्मू साउथ जोन पुलिस पिछले 4 दिनों में ऐसे 9 मकान मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया अनिवार्य है और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जम्मू पुलिस के द्वारा डीसी ऑर्डर का उल्लंघन करने पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और जम्मू पुलिस के द्वारा 2 मकान मालिकों पर एफआईआर को दर्ज किया गया है। ये 2 मकान मालिक जिन्होंने अपने किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं करवाया था, जिसके चलते बड़ी कार्रवाई की गई है और जम्मू के बहुफोर्ट में इन 2 मकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर को जो है वो दर्ज किया गया है। इससे पहले भी करीबन जो है वो 7 मकान मालिकों के खिलाफ जो है वो एफआईआर को दर्ज किया गया था और आज की बात
बात करें तो करीबन 2 एफआईआर को दर्ज किया गया है और ये 2 मकान मालिक जो कि नरवाल के रहने वाले हैं, किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया था। लगातार जम्मू पुलिस के द्वारा ये बताया गया है और डीसी के द्वारा जब ऑर्डर जारी किया गया था तो जम्मू पुलिस अब लगातार कार्रवाई कर रही है। हालांकि जो है वो जिस प्रकार से जम्मू पुलिस जो है वो अनाउंसमेंट भी कर रही है कि अगर आपने किराएदार रखे हैं या फिर जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाले हैं या फिर आपने किसी भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में जो काम करने वाले लोग हैं उनका वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द वेरीफाई करवाए, क्योंकि ये बेहद जरूरी है और ये बेहद ही सेंसिटिव है। अगर वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो इसी प्रकार से लगातार जो है वो कार्रवाई आगे जारी रहेगी। फिलहाल 2 एफआईआर को दर्ज किया गया है और ये 2 ऑनर्स जो कि नरवाल के रहने वाले हैं, किराएदार का वेरिफिकेशन ना करवाने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कैमरा पर्सन संजय के साथ। जम्मू शहर का सुरक्षा व्यवस्था अब और मजबूत होने जा रही है। इस बीच शहर में लगे सरकारी और निजी सीसीटीवी कैमरों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी चल रही है। पुलिस कंट्रोल रूम से सभी कैमरों को जोड़े जाने के बाद शहर की निगरानी पहले से ज्यादा सशक्त होगी। अधिकारियों के अनुसार इंटीग्रेटेड सीसीटीवी नेटवर्क के तहत घरों और दुकानों के बाहर लगे कैमरे भी शामिल किए जाएंगे। अभी किसी वारदात के बाद अलग अलग स्थानों से फुटेज जुटाने में समय लग जाता है, लेकिन नेटवर्क के एकीकरण से त्वरित निगरानी और त्वरित कार्रवाई संभव होगी, जिससे अपराध नियंत्रण में बड़ी मदद मिलेगी। जम्मू शहर की निगरानी अब और भी सख्त होने जा रही है। जम्मू शहर में सरकारी और निजी सीसीटीवी कैमरा को एक ही प्लेटफॉर्म में जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इन सभी कैमरा को जो है वो पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। शहर में तकरीबन जो सरकारी और निजी यानी कि जो घरों में और इसी के साथ जो दुकानों में कैमरे लगे हैं उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। इस समय करीबन जम्मू शहर में 700 सरकारी कैमरे हैं और अक्सर फुटेज निकालने में काफी समय लग जाता है। इससे जो है वो यानी कि समय की बर्बादी होती है, लेकिन अब जम्मू शहर में निगरानी और भी सख्त करने की समय पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। अक्सर कोई भी वारदात पेश आती है तो वारदात को यानी कि उस अंजाम तक पहुंचने के लिए जो है वो या तो घरों के या तो जो दुकानों के कैमरे हैं उन्हें पुलिस को जो है वो खंगालना पड़ता है, जिससे समय की बर्बादी होती है, काफी समय लगता है। लेकिन अब इन तमाम चीजों से निपटने के लिए जो है वो कैमरे को यानी कि जो दुकानों में कैमरे लगे हैं या फिर जो घरों में कैमरे लगे हैं उन तमाम कैमरों को एक ही प्लेटफॉर्म में लाया जाएगा और उन्हें कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। यानी कि अगर कोई वारदात पेश आती है या फिर कोई चोरी होती है या फिर किसी प्रकार की कोई भी घटना पेश आती है तो उसे तुरंत उसी समय जो है वो सुलझाया जाएगा, क्योंकि कंट्रोल रूम से जो है वो उन कैमरों से तस्वीरें कैद होंगी। उन तस्वीरों में देखा जाएगा कि किस प्रकार से वारदात हुई है, क्या घटना हुई है और तुरंत उसको जो है वो सुलझाया जाएगा। ये बड़ा कदम जो है वो उठाया जा रहा है ताकि जम्मू शहर की जो वारदातें हैं या फिर घटनाएं हैं उन पर अंकुश लग सके। कैमरा पर्सन संजय के वहीं 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर तमाम जगहों पर उत्साह देखने को मिला। गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाए गए, कीर्तन दरबार आयोजित हुए और बड़ी संख्या में संगत ने साथ ही साथ नतमस्तक होकर अरदास की। जम्मू के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी विशेष शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगत ने भाग लिया। इस दौरान संगत ने गुरु साहिब के उपदेशों पर चलने और भाईचारे का संदेश फैलाने का संकल्प लिया। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਂਦ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹਰਸ਼ੋल्लास ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਲਿਡੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਔਰ ਪਿਆਰ ਤਵਾਗ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। संदेश ये है गुरु गोविंद सिंह जी का मार्ग है, अमृत वेले उठो, अमृत वाणी में जुड़ो, गुरु ग्रंथ साहब में जुड़ो, सब सिखों को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ और अमृत पान करके दिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला समूचिया सिख संगतां ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਮੂਲ
ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ कठुआ में भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। जिले के विभिन्न गुरुद्वारों में भव्य शब्द कीर्तन, धार्मिक दीवान और विशेष अरदास का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगत ने भाग लिया। गुरुद्वारा परिसर गुरु महिमा के जयकारों और कीर्तन की मधुर धुनों से गूंज उठे। संगत ने गुरु साहिब की शिक्षाओं और त्याग बलिदान को नमन करते हुए समाज में प्रेम, एकता और सेवा भाव का संदेश दिया। विषम ही पाइए मान बस कठुआ रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारने वाले जीआरपी कांस्टेबल दिनेश कुमार के मामले में नया आरोप सामने आया है। जीएमसी जम्मू में भर्ती दिनेश कुमार की पत्नी ने उसके वरिष्ठ अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी द्वारा की जा रही मानसिक प्रताड़ना के कारण उसके पति ने ये खौफनाक कदम उठाया। घायल कांस्टेबल की पत्नी का कहना है कि वो इस मामले को लेकर कई बार उससे जिक्र भी कर चुका था। सर, मैं डिपार्टमेंट से ये जानना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया, क्या रीज़न था, उनको क्यों यहाँ हरास किया जा रहा था। इतनी ड्यूटी लगा रहे हैं आप, बंदे को इतना प्रेशराइज करें कि उसने ऐसा स्टेप लिया। इन केस अगर उसको कुछ हो जाता, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? मेरे हस्बैंड के साथ जो हुआ है वो किसी के साथ ना हो, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट सख्त से सख्त कार्रवाई करे और आगे उनके साथ ऐसा मिसबिहेव ना हो। सर, वो इंस्पेक्टर हैं वो ड्यूटी जो उनका शेड्यूल है, वो ड्यूटी का आवर वो 12 आवर्स लगा रहे हैं। जो 8 आवर्स ड्यूटी करनी है वो 12 आवर्स करेगा बंदा, तो हरासमेंट तो होगी। और उनके साथ ऐसे भी इनिशिएटिव भी उनके साथ सही बिहेवियर नहीं हो रहा था, इस वजह से उन्होंने हरास होकर ऐसा स्टेप लिया। बताया सर, उन्होंने मुझे बार बार ये बताते थे कि मुझे ड्यूटी के दौरान हरासमेंट होती है। मैंने 3-4 बार उनके मुँह से ये बात सुनी है कि मुझे ड्यूटी के दौरान हरासमेंट होती है। ये बात उन्होंने मुझे काफ़ी बार बताई है और मुझे ये नहीं मालूम था कि कल वो इतना बड़ा स्टेप ले लेंगे। सर, ये रात को 11:15 बजे की बात है। ऐसा इंसिडेंट हुआ है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है, मैं ये जानना चाहती हूँ। जिस ऑफिसर ने हरासमेंट की है वो नाम पता है? सर, नाम मैं बता नहीं सकती, इंस्पेक्टर हैं कठुआ के आरपीएफ के। अभी क्या चाहते हैं? सर, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने इतना बड़ा स्टेप उठाया, उसका कोई रीज़न तो होगा। आप बंदे को हरास करोगे, मेंटली डिस्टर्ब करोगे, उस वजह से उसके ऊपर कितना, उसकी फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसको हो जाए तो कुछ, तो उसकी फैमिली के लिए जिम्मेवार कौन है, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। अब किस तरह से कंडीशन कैसी है? सर, रात को तो उनकी कंडीशन क्रिटिकल थी। अब उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, डॉक्टर्स ने उनको 3-4 दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट। वेतन विसंगति और अन्य लंबित मांगों को लेकर पूर्व पुलिस कर्मियों के प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी ऑल J&K रिटायर्ड पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले जम्मू में पूर्व पुलिस कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और सरकार से अपनी मांगों पर तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से न्याय की उम्मीद में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने सरकार से जल्द वेतन विसंगतियों को दूर कर पेंशनर्स को राहत देने की मांग की है। अनामली का मसला बड़ा देराना मसला चला आ रहा है। 5th पे कमीशन से उस पर पूरी स्टेट को इसका बेनिफिट दिया गया और सिर्फ पुलिस को डिनाई किया गया। तो उसके बाद 6th पे कमीशन हुआ, 7th पे उसमें भी एज इट इज रखा गया और 7th पे कमीशन में हम लोग रिटायर हो गए तो हमें दोनों पे कमीशन का किसी का बेनिफिट नहीं मिला। तो तब से लेकर आज तक हम अपना प्रोटेस्ट और धरने दे रहे हैं के बावजूद भी आज तक हमारी किसी भी हुकूमत ने ये बात नहीं सुनी। तो अब आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि भाई हम सीनियर सिटीजन हैं जिन्होंने मुल्क की एकता, अखंडता और सालमियत के लिए अपनी जानों तक निशावर की हैं, तो उन लोगों के साथ ये हशर हो रहा है। 2002 में जो लोग मिलिटेंसी इफेक्टेड हुए
वो लोग आज तक, एक वली शाह है जो उड़ी का, उसकी दोनों टांगे ब्लास्ट में लाल चौक में खत्म हो गई थी, तो अभी उसकी आंखें भी गई हैं और टांगे भी हैं। इसी तरह एक राजेंद्र सिंह चिब है जो सतरैये का, उसकी भी जो 2002 के ब्लास्ट में उसकी भी टांगे, वो भी 100% डिसेबल हो गया। और एक और रंजीत सिंह है जो कि बड़ी ब्राह्मण में विजयपुर में रहता है, उसकी भी यही हालत है, उसकी भी आंखें और टांगे दोनों ब्लास्ट में ऑन ड्यूटी खत्म हुई हैं। लेकिन इन लोगों को किसी ने आज तक ना पूछा, ना इनसे कोई खैर खबर ली कि जिन लोगों ने मुल्क की सालमियत के लिए अपनी जानों तक निशावर की, और उन लोगों को आज बैंक पाई का दौर है, उनकी दवाइयाँ और अखराजात पूरा करना पेंशन में बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि महकमा कम अज़ कम ऐसे जिन लोगों ने मुल्क की एकता, अखंडता और सालमियत के लिए अपनी जानें निशावर की हैं, और सारी जिंदगी 22-25 साल हो गए मंजू पे बिस्तरों पे वो बैठे हैं, और उनको दूसरा आदमी पकड़ के वो ले जा रहा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि उनको एक एक आदमी जो अर्ली मिलना चाहिए, ऐसे आदमी जिन्होंने मुल्क की खातिर अपनी जानों तक कुर्बान की है, तो उनको एक एक आदमी जो है उनके साथ गवर्नमेंट को। सिटी राशन डीलर्स एसोसिएशन जम्मू ने सरकार है कि राशन डीलरों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया जाए। एसोसिएशन ने कहा कि लंबे समय से नीतिगत उपेक्षा और पीडीएस प्रणाली में बदलाव के कारण डीलर गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। पहले जहां केरोसिन, चीनी और दालें भी वितरित की जाती थी, अब व्यवस्था केवल आटा और चावल तक सीमित रह गई है, जिससे उनकी आय में भारी गिरावट आई है। डीलरों ने नौकरी की सुरक्षा, निश्चित वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ की मांग उठाई है। मैं जम्मू सिटी राशन डीलर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। आज हम आपके माध्यम से सरकार तक अपना ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा राशन डीलर बड़ी दुविधा में है, बड़ा परेशान है। उसका कारण आज हमारी इनकम बड़ी सीमित है, हम अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हैं। हम सरकार से विनती करते हैं कि हमारे राशन डीलरों को रैबरे खुराक के तहत, यो नेशनल कांफ्रेंस की पहली सरकारों ने ये पॉलिसी बनाई थी हमारे राशन डीलरों को परमानेंट करने के लिए, मगर आज तक हम परमानेंट नहीं हो सके। ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। हमारे माननीय बुजुर्ग नेता फारूक अब्दुल्ला साहब, जो सरकार के मालिक, हमारे जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े सियासतदान हैं, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको, और मैं आशा करता हूं कि वो हमारे राशन डीलरों के हित में फैसला लेंगे और मेरे राशन डीलरों को परमानेंट करेंगे। रही राशन की बात, मेरे लोगों को राशन बहुत कम मिलता है, 5 किलो राशन बहुत कम है पर सोल। मैं चाहता हूं सरकार कम से कम 10 किलो राशन दे, और जैसे बाहरी राज्यों में चीनी दी जाती है, मिट्टी का तेल दिया जाता है, सरसों का तेल दिया जाता है, वो भी हमारे लोगों को दिया जाए। तो चलिए, न्यूज ब्रीफ में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।